अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान में एक मुनासिब क्लास देख के अच्छा सा लग रहा है। पूरे दिन की सारी क्लासों में ना इस क्लास में अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है, वरना रमज़ान की वजह से बच्चों ने तो जो है ना वो तकरीबन बाइकआउट कर दिया है, उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया है। सुबह वाली क्लासेस में भी ज़रा बस कुछ गुजारा मुजारा माहौल ही चल रहा है, और इससे पीछे जो कमती लॉ वाली है उसमें आपकी क्लास के तकरीबन करीब की एनरोलमेंट्स हैं, लेकिन उसमें आप लोगों से काफ़ी कम बच्चे होते हैं। तो ये आप सीरियस हो गए हैं या वो हल्का पेपर है, या शायद अब आपको समझ आ गई है, मैच्योर हो गए, अब आपको पता लग गया है कि असल गेम क्या है। ठीक है, तो कल गुज़िश्ता दिन तो हम लोगों ने कोई ऐसी लंबी चौड़ी बातें की ही नहीं थी कि कुछ रिकैप करने का हो, तो खुदा ना खास्ता आज आपको ज़्यादा तो नहीं पढ़ना पड़ जाएगा। कितनी अच्छी बात है, बेस बनाने वाले दिन पिछले दिन के सवाल जवाब ही ना हो, कुछ थोड़ी सी बातें कल वाली याद है। ऑडिट कैसा पेपर है? ऑडिट मजलूम पेपर है, मुश्किल नहीं है, मजलूम पेपर है। इस बेचारे पेपर को ना इसका कभी सही हक अदा ही नहीं हुआ, सब लोग इससे हमेशा डरते रहे। यानी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले आपने इतना खौफ सुना हुआ इसके बारे में। एक होता है ना, बंदे ने एक सब्जेक्ट उठाया हो, पेपर दिया हो, फिर कोई डिफ़िकल्टी आई हो और उसके बाद वो घबरा गया हो। इधर आने से पहले लोग आपसे कह देते हैं कि तुम्हें घबराहट होनी चाहिए। मैं किस्सा अक्सर सुनाता हूँ, मैं सेशन के बीच में भी आपको सुनाऊँगा। एक स्टूडेंट ने जो है एक दफ़ा ऑडिट की क्लास में ना तकरीबन 60-70% क्लासेस कर चुके थे, अचानक से रोका, सर मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं कहा जी क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा सर जब आप क्लास में एक टॉपिक समझाते हैं तो उस वक्त तो समझ आ जाता है। मैंने कहा अच्छा सर, फिर आप जब स्लाइड्स दिखाते हैं तो वो चीज़ों से कनेक्ट भी हो जाती हैं। ठीक सर, जब मैं घर जाके पढ़ता हूँ तो जो किताब में लिखा होता है वो भी समझ आ रहा होता है। अब मैंने कहा शायद टेस्ट के वक्त कोई प्रॉब्लम। सर फिर उसके बाद वीकेंड पे आप टेस्ट रखते हैं तो मैं उसको तैयार करता हूँ, तो उसकी तैयारी हो भी जाती है और टेस्ट भी मुनासिब हो जाता है। फिर जब मैं पास पेपर्स पे आता हूँ ना, तो अब मैंने कहा अब कोई प्रॉब्लम आने वाला है, तो सर पास पेपर भी सारे हो जाते हैं। अब मैं तकरीबन अपने बाल नोचने वाला था, भाई मतलब प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा सर मेरा रूममेट कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑडिट तो पढ़ के तकलीफ होती है, ऑडिट के पास पेपर्स हो ही नहीं सकते। तो मतलब ना इस पे लोगों को हैरानगी इस बात पे होती है कि उन्हें समझ क्यों आ रहा है, तो पेपर का खौफ ज़रा ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये मजलूम पेपर है, ये इतना खौफनाक पेपर नहीं था। अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है हर जगह पे अपने अपने स्कीम होती है, अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन अक्सर जो है इसको डरा के बताया जाता है और बच्चे को जो है ना वो, चूँकि थ्योरी में बच्चे पहले एडमिशन नहीं लेते। अब बेचारे कॉलेजेस को नज़र आ रहा होता है कि बी लॉ सी लॉ के अंदर जो है ना वो बच्चों ने ऑनलाइन ज़्यादा एडमिशन लिया होता है और फिज़िकल कम आ रहे होते हैं, तो उनको होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑडिट में भी है हो। तो कॉलेजेस वाले हर तरफ एक माहौल खौफ का इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि बस लोगों को हर वक्त डराए रखो कि ऑडिट में ये मसला, ऑडिट में ये मसला है, और इस तरह के प्रॉब्लम उस तरह के प्रॉब्लम। आप सिर्फ साथ साथ चलें, इंतहाई गैर महसूस तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर आप टिक लगाते जा रहे होंगे, आपको समझ भी आती जा रही होगी और इंशाल्लाह पास पेपर्स भी कवर होते जा रहे होंगे। और अगेन एक स्टूडेंट जो है वो इस बात पे परेशान रहता है कि मुझे आईकेएफ के पास पेपर तो समझ आ गए, लेकिन पेपर पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा। तो अगर आपने पिछले 16-15 साल का आईकेएफ समझ लिया है और वो इतने अरसे से उसी तरह के पैटर्न के सवाल बना रहा है, तो इस दफ़ा भी सम हो उसके करीब की कोई ना कोई चीज़ होगी। अगर 100% पास पेपर कर लिए जाएँ, पास फ़र्ज़ करें 10-11 सालों के, यानी कि 22-23 अटैम्प्ट्स के, तो इसका मतलब आपने को मार्जिन छोड़ा ही नहीं है। आपने उस वक्त का सवाल भी कर लिया जब पेपर बहुत ज़बरदस्त जालिम होता था, आपने उस वक्त का सवाल भी कर लिया जब इस पेपर में वो लोगों को पास करना चाहते थे, आपने पुरानी स्कीम, उससे पुरानी स्कीम, हर तरह की स्कीम के इस पेपर का फ्लेवर अगर चख लिया है, तो इसका मतलब आपकी मैक्सिमम तैयारी हो गई है। तो सिर्फ एक चीज़ पहले दिन से आपको चाहिए, वो कॉन्फिडेंस है। अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ये ऑडिट समझने वाला पेपर है, आपने समझना है। जो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करनी है, जो आप में सबसे कम इस वक्त सलाहियत है वो लिखने वाली है, वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते जाना है। इस पेपर में बी लॉ सी लॉ वाला मजाक नहीं चलेगा, इसमें आपको राइटिंग करनी पड़ेगी, इसमें टेस्ट देने पड़ेंगे, इसमें कोशिश करना पड़ेगा कि अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करते रहें। डन? ठीक है, मेरे ख्याल में चूँकि लोग आहिस्ता आहिस्ता एंटर हो रहे हैं तो एक आध लेन की शायद यहाँ ज़रूरत पड़ जाए ख़वातीन की, नहीं तो फिर पीछे वाली लेन वालों को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। एक दफ़ा उन्हें कहते हैं कि एहतियातन यहाँ चेयर्स की एक लेन आगे वो कर दें, ताकि अगर मज़ीद ख़वातीन आएँ तो वो आगे की तरफ आएँ।
आज एक तजर्बा करके देखते हैं, अगर आज इस कमरे में आ गए तो फिर इसका मतलब रमज़ान एंड तक इस कमरे में पूरे आएंगे, क्योंकि ओरिएंटेशन वाले दिन तो थोड़े बहुत लोग ज़रा छुट्टी कर लेते हैं। तो अगर नहीं कवर हुआ तो साथ वाला कमरा तो है ही, लेकिन मुझे ये कमरा ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें ना ज़रा सामने सामने, और बच्चे ना वो गर्दन के ऊपर गर्दन के ऊपर इस तरह से करके, वो इस तरह से करके कमरा चल रहा है ना, तो मज़ा आता है कि सारे लोग जो है ना, वरना वो बेंचों में एक दूसरे के पीछे छुपे हुए होते हैं, ऐसे करके देखना पड़ता है पीछे वाला बच्चा क्या कर रहा है। तो इधर कम अज़ कम जो है ना वो विजिबिलिटी बेहतर होती है कि सब लोगों को। तो सिर्फ सीरियस होके डेली साथ साथ हमने चीज़ों को लेके चलते रहना है, मसला हल हो जाएगा। थोड़ी सी पढ़ाई वाली बातें शुरू कर लें, शुरू करते हैं। ये ऑडिट किसे कहते हैं? एहतसाब, मुहासबा, ऑडिट। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी ना हो तो आप हेडिंग्स में इसको कैपिटलाइज फॉर्म में छोटा करके लिख लिया करें, इससे आप ज़्यादा जल्दी नहीं पकड़े जाते। अगर मैं यहाँ ऑडिट दूसरी तरीके से लिखता तो मैं ज़रा ज़्यादा पकड़ा जाता। तो वो जो है ना, इससे हेडिंग में ना इस तरह से करने से ना थोड़ा सा बचाव हो जाता है। अब राइटिंग ड्राफ्टिंग भी तो साथ साथ आपने देखनी है ना, तो आप भी अगर आपकी राइटिंग मेरी जितनी ही गंदी है उससे थोड़ी सी तो ज़्यादा गंदी है, तो हेडिंग इस तरह से दे दिया करें, वो देखने में ज़रा थोड़ी सी डिसेंट लगना शुरू हो जाती है। अंदर तो कचरा डालना ही है, लेकिन कम से कम हेडिंग तो थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। ऑडिट, एहतसाब, चेक करना। हमारी किताब को ऐसा लगता है कि ऑडिट जो है वो मेडिवल्स टाइम से स्टार्ट हुआ था, दरमियानी इरा। हमारी आईकेप की किताब ने बिल्कुल अपने पहले ही पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन इस तरह से कराया है कि ऑडिट फ़िरौनों के ज़माने से चल रहा है। अंग्रेज़ों की किताब कॉपी पेस्ट की थी, तो उस टाइम पे जो मिडिवल्स टाइम्स हैं जिसमें दरमियानी इरा था, जिस वक्त जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट होता था, बहुत बड़े बड़े लेवल पे लोगों की सल्तनतें होती थी, रियासतें होती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, लोगों ने अपनी रियासत चलाने का काम कुछ लोगों को दिया होता था, फिर वो कुछ एजेंट अपॉइंट करते थे जो जाके चेक करते थे कि रियासत चलाने वाले रियासत सही से चला रहे हैं या नहीं चला रहे। जैसे ज़मीनों में होता है कि आपकी ज़मीन है, ज़मीन पे कुछ और लोग काम कर रहे हैं, और आपने एक टीम रखी है जो जाके ये देखे कि वो लोग सही से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ऑडिट का लफ्ज़ी मतलब है जांच पड़ताल, किसी भी चीज़ को चेक करना कि क्या वो पैटर्न के मुताबिक है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या ये कमरा इस काबिल है कि यहाँ हम क्लास कर सकें? क्या ये स्टूडेंट इस काबिल है कि ये पेपर पास कर सके? क्या ये किताब इस काबिल है कि ये किताब हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे सके? क्या एक बंदा जो दुकान पे अपने चीज़ें बेच रहा है वो चीज़ें इस काबिल हैं कि लोगों को बेची जा सकें? क्या ये टीवी इस तरह का है कि इस पे भरोसा किया जा सके और ये 10 साल चल सके? हर जगह ही तो ऑडिट है। ऑडिट का मतलब है जांच पड़ताल। एक बंदा आके एक चीज़ को चेक करके बताएगा कि ये चीज़ अपना मकसद पूरा कर सकती है या नहीं। फूड क्वालिटी का ऑडिट होता है, फूड डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और वो छापा मार के देखते हैं कि क्या ये लोग एक अच्छी हाइजीनिक बेहतर फूड बना रहे हैं या नहीं बना रहे। आईकेप भी ऑडिट करता है, हमारा ऑडिट करता है कि क्या हम लोग एक RAET कहलाने के हकदार हैं या नहीं हैं, हम बच्चों को सही से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे पास कॉलेज में कमरे मौजूद हैं या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, लैब है या नहीं है। लैब वो ज़रूर चेक करके जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो लैब लाजमी चेक करते हैं। तो हमारे पास एक खुफिया लैब भी है जो अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। वो कहते हैं जी MS ऑफिस के लिए एक लैब होनी चाहिए। MS ऑफिस का आखिरी दफ़ा फ़िज़िकल बैच हमारा अप्रैल 2023 में हुआ था। उसके बाद मतलब उस वक्त भी बच्चे रोते रोते ही वो कर रहे थे कि नहीं सर अगर ऑनलाइन है तो हमें ऑनलाइन दे दें, क्योंकि वो है ही कंप्यूटर बेस्ड चीज़। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आईकेप का एक नुमाइंदा आके देखेगा कि कॉलेज के सारे प्रोटोकॉल्स पूरे हैं या नहीं, तो वो चेक करेगा हमारी लैब है या नहीं, चेक करेगा कमरे कितने हैं, चेक करेगा कि हमारे पास लाइब्रेरी की फैसिलिटी है या नहीं है, बाकी सारी चीज़ें, हमारा एडमिशन का प्रोसेस, बच्चों के साथ जो अरेंजमेंट है वो सही तरीके से हैं या नहीं। तो टेक्निकली ये जो आईकेप ने जो किया हमारे साथ ये ऑडिट था। जो फूड डिपार्टमेंट वालों ने जाके किया वो ऑडिट था। इस कमरे को चेक करके कि ये कमरा इस काबिल है या नहीं कि यहाँ पे सही से क्लास हो सके, ये क्या होगा? ऑडिट। ये भी ऑडिट। तो ऑडिट का मतलब है किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल। दुनिया के लिए ऑडिट बड़ा वर्ड है। आपका फेवरेट लीडर
इमरान खान। इमरान खान का नाम अच्छा क्लास में खड़े होकर ले सकते हैं, इसमें लीगली कोई गलत तो नहीं? ले सकते हैं। इमरान खान हो सकता है, मैं इमरान रियाज खान का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, और टाइम कम हो तो मैं इमरान खान बोल दिया। हाँ, ये एक मसला है। शुक्र है ये लाइव रिले नहीं हो रही है, बाद में रिकॉर्डेड में रिले होगी। तो फ़र्ज़ करें आपका कोई पसंदीदा लीडर हो, ठीक है, उसको कोई ख़ास कैदी नंबर एलोकेट हुआ हो, ठीक है, क्योंकि सुना है कैदी नंबर 804 पे भी कुछ मसले हैं, मतलब वो भी नहीं कह सकते। तो खैर, आपका पसंदीदा लीडर वो ही कहता है कि ऑडिट होना चाहिए, इलेक्शन के प्रोसेस का ऑडिट होना चाहिए, IMF के फंड्स पाकिस्तान कैसे इस्तेमाल कर रहा है इसका ऑडिट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऑडिट्स बड़ा वसी वर्ड है। इलेक्शन की गिनती का ऑडिट, वोटों की तकसीम का ऑडिट, सूबों को वसाइल तकसीम करने का ऑडिट। तो ऑडिट इतना कॉमन और ग्लोबल वर्ड है कि आप लोगों ने ऑडिट के सब्जेक्ट में आने से पहले कई दफ़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन चूंकि आप लोग एक बड़ी बोर सी फील्ड में मौजूद हैं, तो यहाँ ऑडिट उतना ग्लोबल वर्ड नहीं है जितना आप आज तक सुन के आ रहे थे। यहाँ ऑडिट सिर्फ एक ख़ास किस्म की चीज़ को ख़ास तरह से चेक करने को कहेंगे। वो ख़ास किस्म की चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। और खुदा ना खास्ता आप में से कोई ये तो नहीं कहेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। एक इदारे के अकाउंट्स, ऑफिशियल अकाउंट्स को ऑफिशियल जांच पड़ताल करने की असाइनमेंट को ऑडिट कहते हैं। तो ऑडिट का वर्ड दुनिया हर तरह के ऑडिट के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन इस क्लास के अंदर मैं जब ऑडिट बोलूँगा तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना। अगर मैंने ओवरऑल वर्ड ऑडिट बोलना होगा जो दुनिया हर तरह के ऑडिट को बोलती है, तो मैं ऑडिट नहीं बोलूँगा, मैं अश्योरेंस बोलूँगा। अश्योरेंस के ऊपर आज हम डिस्कशन नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कल परसों उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। इस पेपर का नाम है ऑडिट एंड एश्योरेंस, तो मैं से कहता हूँ ऑडिट एंड थोड़ी सी एश्योरेंस। 2 सफ़े पे एश्योरेंस और बाकी पूरी किताब में ऑडिट है। तो खाम खा नाम में एश्योरेंस ऐड करके ना ऐसी फील दी है कि पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ा रहे होंगे इसमें। तो एश्योरेंस का मतलब होगा हर तरह का ऑडिट, और इस वाले सादा लफ्ज़ लिखे हुए ऑडिट का क्या मतलब होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, अकाउंट्स का प्रॉपर तरीके से ऑडिट। अकाउंट्स कौन बनाता है? इसको मेरे ख्याल में रोस्टम को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी कमरे के हिसाब से ये लोगों को परेशान करेगा। मूवमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं इंतज़ामिया वाले। थोड़ी सी ऑडिट की नीड को समझने की कोशिश करते हैं, आप मेरे साथ साथ हैं। एक सेठ का हुआ इंतकाल, और बहुत बड़ा सेठ था, उसकी कोई 500 ब्रांचेस थी पूरे मुल्क में उसके बिज़नेस की। जो बच्चा है उसको लोगों ने आके कहा, आ जाओ भाई अब आप इस कंपनी को चलाओ। तो जब बच्चा वहाँ पे पहुँचा तो वो परेशान हुआ कि ये 500 ब्रांचेस वाली कंपनी में चलाऊँगा कैसे। तो उसने जो आसपास वो जो उसके फादर के मुशीर होते थे उनसे पूछा कि जी अंकल ये बताएं, ये 500 ब्रांचेस हैं, ये जो चल रही हैं, तो मैं कैसे 500 ब्रांच एक साथ चला सकता हूँ। तो वो उसके अंकल ने उसे बताया कि बेटा ऐसा नहीं होता, ये जो 500 ब्रांचेस हैं ना, हर ब्रांच के ऊपर हमने एक मैनेजर बैठाया हुआ है। वो मैनेजर अपने से नीचे तमाम लोगों से काम करवाता है और फिर उसके बाद हमें बताता है कि वो ब्रांच कैसा काम कर रही है। तो इस बेचारे ने परेशान होकर कहा कि अंकल वो उन 500 बंदों से भी तो मैं नहीं मिल सकता डेली, उसका क्या तरीका होता है। तो उन्होंने कहा बेटा वो परेशान मत हो, ये 500 ब्रांच मैनेजर्स के ऊपर 50 और मैनेजर्स हैं, और हर मैनेजर 10-10 ब्रांचेस को इकट्ठे देखता है। तो उस बच्चे ने पूछा अंकल वो उस मैनेजर का मेन काम क्या है। उन्होंने कहा उस मैनेजर का काम ये है कि उसने नीचे वाले लोगों को देखना है वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बच्चे ने कहा अंकल मैं तो 50 लोगों से भी नहीं मिल सकता डेली। उन्होंने कहा घबराते क्यों, इनमें से हर मैनेजर का नाम है एरिया मैनेजर, और उसके बाद ये तकरीबन 5-5 एरिया मैनेजर्स के ऊपर एक जोनल मैनेजर है। हम हर सूबे को 200 में डिवाइड कर देते हैं और उसमें 2 जोन बने होते हैं, जोन ए जोन बी, और दोनों जोन पे एक अलग मैनेजर होता है। और ये वाले मैनेजर्स नीचे वाले मैनेजर्स को देखते हैं कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इसने कहा जी वो ये 10 लोग तो पूरे पाकिस्तान में बिखरे हुए हैं, मैं तो इनसे भी डेली नहीं मिल सकता। तो उन्होंने कहा फिर उसके बाद 2 बड़े मैनेजर हैं, एक के पास सिंध और बलोचिस्तान है, दूसरे के पास पंजाब और KP के है, और वो 2-2 सूबों के सारे मामलात को वो देख रहे होते हैं।
और वो हेड ऑफिस में बैठते हैं और उनसे ऊपर एक जीएम भी है जो ओवरऑल कंपनी को देख रहा होता है। तो बेटा आप जीएम के साथ मीटिंग कर लिया करो। अब मज़े की बात है कि इसकी एक ऐसी कंपनी है जिसको इसने देखा भी नहीं है कभी। ब्रांचेस कितनी है? इसने सोचा कोई बात नहीं, मैं हर दिन एक ब्रांच में चक्कर लगा लिया करूँगा। तो इसको अरसा कितना चाहिए अपनी सारी ब्रांचेस पे सिर्फ एक विज़िट करने के लिए? 1.5 साल। तो 1.5 साल तक जब तक अपनी एक एक ब्रांच को विज़िट करेगा तब तक 25 और ब्रांचेस खुल चुकी होंगे। और जिस दिन विज़िट करने जाएगा उस दिन तो सब कुछ सही हो रहा होगा। तो ये बेचारा डिपेंडेंट है उन मैनेजर्स पे। हेड ऑफिस में आप बैठे हुए हैं और पाकिस्तान भर में आपके 23,000 एम्प्लॉइज़ हैं और ये 23,000 एम्प्लॉइज़ आपको बताते हैं, हर ब्रांच वाला बताता है कि हमारे पास इस दफ़ा 13 एम्प्लॉइज़ हैं, इन 13 एम्प्लॉइज़ की सैलरी हेड ऑफिस ने भेजनी है। तो अगर ब्रांच में जो बैठा मैनेजर है वो थोड़ी सी अगर बेमान तबीयत का हो और वो इस दफ़ा 13 के बजाय 14 लोगों की डिटेल भेज दे कि हम एक और अकाउंट्स ऑफिसर ने ज्वाइन किया, उसकी तनख्वाह है 40,000, तो हेड ऑफिस के पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि ब्रांच पे चक्कर लगाएं। तो फिर क्या होगा? सैलरी जारी होगी उस बंदे की, वो बंदा एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा, ब्रांच मैनेजर ने डिटेल में उसको भेज दिया होगा। तो हो सकता है कि फिर किसी ब्रांच में वो टिश्यू बॉक्स मंगवाएं 5 और भेज दें कि हमने 50 टिश्यू बॉक्स मंगवाए क्योंकि कस्टमर्स आके बैठते हैं और हमारा स्टाफ होता है, हमें ज़रूरत होती है। तो सिर्फ टिश्यू बॉक्स ही क्यों? पेपर रिम। और कितना ही मज़ा है कि ब्रांच में 2 ऐसे कमरे हों जिसमें एसी लगा हुआ हो और रात में इनमें से अक्सर लोग वहाँ जाके सोते भी हों। बिजली का बिल तो इकट्ठा जाएगा हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस वाले इसको पे कर देंगे। तो जब इस बच्चे ने गौर करना शुरू किया तो इसे समझ आई कि ये तो हर बंदा खा रहा होगा मुझे। 500 ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच में एक एक फेक एम्प्लॉय भी हुआ तो 500 फेक एम्प्लॉयज़ और 500 को 40,000 से मल्टीप्लाई करें। मेरे सामने सियाने लोग मौजूद हैं, ज़रा मल्टीप्लाई करें। 20 लाख। हाँ जी, 2 करोड़ 20 मिलियन 2 मिलियन अलग अलग जवाब मौसूल हुए। 2 करोड़ या 20 मिलियन के जवाब ज़रा ज़्यादा मौसूल हुए। तो 2 करोड़ तो सिर्फ एक एम्प्लॉई की कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हर ब्रांच में। ये बहुत छोटी लेवल की गेम है। जिस कंपनी की 500 ब्रांचेज हों वो प्रोडक्शन कितने बड़े लेवल पे करती होगी। तो जब ये अपना सामान खरीदते होंगे तो 40 करोड़ का तो सामान खरीदते होंगे और जिस बंदे से 40 करोड़ का सामान खरीदते होंगे इतना बड़े लेवल पे वो 2 करोड़ तो छोड़ता होगा, लेकिन कागज़ पे 40 करोड़ ही लिखा होता होगा। एक ऐसा बंदा जिसने सारी बाइंग करनी होती होगी वो जाके कहता होगा जी हमारी कंपनी ने 40 करोड़ की बाइंग करनी है तो हमें बेहतरीन से बेहतरीन रेट 2-4 जगह पे मिलेगा और एक इदारा कहेगा जी हम आपको 38 करोड़ का रेट देते हैं। तो उनके मैनेजर को जाके कहेगा कि भाईजान डील आपसे करेंगे, शर्त सिर्फ एक है, रसीद 40 करोड़ की होनी चाहिए और ये 1 महीने की बाइंग है। तो एक कंपनी में कितने सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहां मुसलसल लोग पैसे खा रहे हैं या खा सकते हैं। एक छोटा सा इदारा जिसमें 1-2 ब्रांचेज होती हैं उसके अंदर अच्छी खासी मिसमैनेजमेंट हो सकती हैं, बहुत सारी गड़बड़ें हो सकती हैं। तो जहाँ इतने बड़े बड़े इदारे हों, अब वो बच्चा हो गया परेशान। उसने कहा अंकल ये ऐसे नहीं बात बनेगी, आप इन मैनेजर से कहें मुझे अकाउंट्स बना के दें। उसने जनाब जीएम को बताया, मुशीर ने, जो अब्बा का मुशीर था, जीएम ने नीचे के 2 मैनेजर्स को बताया, उसने नीचे के 10 मैनेजर्स को बताया, उन्होंने 50 को बताया और उन्होंने 500 मैनेजर्स को बताया कि नया बॉस आया, वो कहता है मुझे अकाउंट्स चाहिए। अब नाम नीचे वालों ने अकाउंट्स बनाए, फिर ऊपर वालों ने अकाउंट्स बनाए, ऊपर वालों ने अकाउंट्स बनाए, करते करते कंसोलिडेट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो गई। और ये बच्चा जिसने कहा था मुझे अकाउंट्स देखने हैं, इसको जनाब 2 फरे पकड़ा दिए, ये अकाउंट्स है। बच्चा को कागज़ देखे, अजीब से लफ्ज़ लिखे वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। अब गरीब के फरिश्तों को भी नहीं पता कि ये क्या है। उसका बाप अमीर आदमी था, उसने पढ़ना थोड़ी था, वो तो आवारागर्दियों में लगा रहा था। एफएससी के बाद उसने को बहुत ज़्यादा पढ़ने शढ़ने पे जोर नहीं दिया। तो उसने कहा कि अंकल ये क्या है? बेटा तुम कह रहे थे ना मैंने देखना है कि क्या चल रहा है, इसमें सब लिखा हुआ है। वो 2 सफ़े देखे, फिर सोचे कि, तो उसने कहा अंकल इसमें सही लिखा हुआ है? हाँ हाँ बेटा, हमें अपने मैनेजर्स पे एतबार है, बिल्कुल सही लिखा होगा उन्होंने।
तो अंकल अगर मुझे डाउट हो तो बेटा तुम जाके खुद चेक कर लो। अब जिसको अकाउंट्स ही नहीं समझ, उसको प्रोक्योरमेंट का लफ्ज़ ही नहीं पता, उसे पता ही नहीं बाइंग किसे कहते हैं या बाइंग कैसे होती है, उसे पता ही नहीं कि सैलरियाँ कैसे प्रोसेस होती हैं, चीज़ें किस तरह से होती हैं। उसे एक दोस्त याद आया अपना, FSC में था और उसने कहा था कि मुझे ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है, मैं अपने आप को झोंकना चाहता हूँ, एक दलदल में अपने आप को डालना चाहता हूँ। सुना है कि जो उस दलदल से पार होके निकल जाए वो कुछ पैसे शैसे कमाना शुरू कर देता है। तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को एलिवेट करूँ। तो उसने 11 साल पहले CA शुरू किया था, अब तक फाइनल चैनल में पहुँच गया होगा। तो बस 11 साल गुजर गए तो फाइनल तक पहुँच गया होगा। तो आप फाइनल तक पहुंच गया होगा तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट बल्कि फ्यूचर इंडेफिनेट इम्पॉसिबल टेंस है ना, वो तो परपेचुअल है। तो खैर उसको बुलाता हूँ, उस दोस्त से रब्ता किया तो पता लगा कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चुका है। तो पहले तो उसने उसको मुबारकबाद दी। ज़ाहिर है कुछ लोग 11 साल में भी कर लेते हैं अर्ली यानी के। तो चलें, आपने गलत एक्सपेक्टेशन तो नहीं बनाई हुई। औसत एज तकरीबन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की 10 से 12 साल है औसत। असल में एवरेज ख़राब होती है, बहुत सारे ख़राब एक्सपेरिमेंट्स हैं। सर ये खेत निकाल के घर दिखाएंगे। हाँ ठीक है, सही है। देखिए सच तो सच है, जो फ्रंट ऑफिसर्स ने शुरू में झूठ बोला आज उसको तलाफ़ी करने का वक्त आ गया है। अब जो है इसमें मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ये औसत एज है और तेज़ करने वाले 6 साढ़े 6 साल में करते हैं, स्लो करने वाले 22-23 साल में करते हैं, और दरमियान में कुछ लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। लेकिन औसत एज तकरीबन 10 से 12 साल। कुछ मर भी जाते हैं, शादी हो जाती है नहीं, अच्छा नहीं ठीक है, वो असल वाला मर जाते हैं, अच्छा ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाले भाई साहब जब आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उससे उस दोस्त ने बिठा के कहा कि यार अजीब सी समस्या में फंसा हुआ हूँ मैं, जब भी चीज़ें इनसे मांगता हूँ ना तो ये एकदम से अजीब सा लफ्ज़ बोल देते हैं, जी प्रोक्योरमेंट में ये मसला है। उसने कहा है मसला है कोई नहीं, आगे बताओ। उसने कहा फिर बाद में कह देते हैं जी कुछ प्रोडक्ट पे NTR लगता है, कुछ पे FTR लगता है, अब मुझे टैक्स का पता ही नहीं। उसने कहा यार आगे चलो कोई और बात बताओ। उसने कहा फिर जो है ना वो गवर्नेंस जैसा मुश्किल लफ्ज़ बोल देते हैं। उसने कहा ये भी कोई मसला नहीं। उसने कहा पेरोल की बातें करते हैं। अब वो जो इसको इन्फॉर्मेशन दे, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट दोस्त उसको सारी बातें बताओ, उसने ये पढ़ा हुआ भी हो और उसने जाके इदारों में ये 100 दफ़ा देखा हुआ भी हो। तो उस दोस्त ने पूछा तुम बताओ तुम्हें मसला क्या। उसने कहा देखो ये सब एंड पे ना इन्होंने मुझे 2 कागज़ दिए हैं, मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, मुझे सिर्फ इतनी तसल्ली दे दो कि ये सही है या नहीं। उस दोस्त की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा इसका मतलब तुम ऑडिट कराना चाह रहे हो। उसने कहा अच्छा ये होता है ऑडिट, अच्छा। कहता देखो जिस कंपनी में तुम्हें इतनी टेंशन है, अब मैं एक ना टीम लेके आऊँगा, तुम्हारे इदारे में जगह जगह फैल जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, ऑडिट करेंगे, तहकीक करेंगे और तुम्हें एंड पे तसल्ली दे देंगे कि तुम्हारे फाइनेंशियल्स जो है वो रीज़नेबली सही बने हुए या नहीं बने हुए। तो उसने कहा यार ये तो तुम्हारा एहसान होगा। उसने कहा एहसान किस बात का, मैं भी फीस कोड करूँगा तुम्हें, ठीक है तुम अमीर बाप के बच्चे थे, मैं मेहनत से अमीर हुआ हूँ तो अब मैं तो चार्ज करूँगा। तो उसने कहा ये जो है ना 50-1 लाख। उसने कहा यार शर्म करो, को ख्याल करो। उसने कहा ठीक है कराते रहो पर मंथ 2-2 करोड़ के नुकसान पर फैक्ट्री। ये अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने निकाला 2 करोड़ या 20 करोड़, 2 करोड़ का पर मंथ नुकसान तो सिर्फ सैलरियों में हो रहा था। तो जब इस बंदे ने बैठ के सोचा तो इसे एहसास हुआ कि इस बंदे की बात में वर्थ तो है। अगर एक बाहर से एक टीम आए जो इदारे के अंदर के लोग ना हो, अगर अपने मैनेजर से कहेगा ऑडिट करो नीचे वालों का तो साफ रिपोर्ट देंगे। तो कितना मज़ा है कि बाहर से एक शख्स आए, उसके पास टीम हो, वो मेरे इदारे को चेक करे और फिर मुझे बताए। फिर इसके दोस्त ने कहा बस एक मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, अपने सारे इदारे वालों को बता दो कि ये मेरे ऑडिटर आ रहे हैं और इनको ऐसे ही मानना है जैसे मेरी बात है। उसने कहा हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, हम जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो हमें अवेलेबल करें, हम जो लोकेशन देखना चाहें, हम जो स्टॉक देखना चाहें, हम जो काम करना चाहें, इन्होंने हमें रोकना नहीं है। उस जगह कोई मसला नहीं, काम हो जाएगा। तो टेक्निकली ऑडिट में होता ये है कि एक बाहर का बंदा आके एक इदारे को समझता है, इदारे के अकाउंट्स को देख के इदारे के बड़ों को ये बताता है कि ये अकाउंट सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए। और सही के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करता है वो आपने कई दफ़ा सुने हुए हैं, ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड
ये अकाउंट्स ट्रू और फेयर हैं या नहीं। ट्रू का मतलब है सच्चे, फेयर का मतलब है सुथरे। अगर एक गाड़ी 12 लाख की है तो अकाउंट्स में 12 लाख की ही आनी चाहिए, नहीं आएगी तो हम कहेंगे अकाउंट्स ट्रू नहीं बने हुए। 12 लाख की गाड़ी 12 लाख की है लेकिन करंट एसेट्स में है। मेरे जैसा को अकाउंटेंट बैठा होगा, उसने कहोगा ये तो करंट से चलती है तो ये करंट एसेट्स में होनी चाहिए। और ये फिक्स कैसे, इससे ज़्यादा तो टुरता फिरता आइटम ही कोई नहीं, तो ये फिक्स एसेट नहीं होनी चाहिए, तो करंट एसेट होनी चाहिए। तो फिर मेरे जैसे लोगों के लिए अब इन्होंने फिक्स एसेट का नाम भी बदल दिया है। पता ना फिक्स एसेट का नया नाम क्या है? नॉन करंट एसेट्स। पुराने ज़माने में से फिक्स एसेट कहते थे, अभी भी कुछ पुराने सवालों में या अक्सर जगह पे कॉमनली टीचर रवानी में फिक्स एसेट बोल देते हैं, लेकिन चूँकि फिक्स एसेट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लैश कर रहा था तो अब इसको नॉन करंट एसेट बोलना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कि गाड़ी 12 लाख की 12 लाख की ही दिखाई हो लेकिन दिखाई इन्वेंट्री के अंदर हो, तो फेयर नहीं है। तो अकाउंट्स ट्रू भी होने चाहिए और फेयर भी होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ऑडिट एक ऐसी असाइनमेंट है जिसमें एक ऑडिटर आके, इंडिपेंडेंट ऑडिटर आके, बाहर से एक बंदा आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के ओनर्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो यूज़र्स हैं उनको ये बताए कि फाइनेंशियल सही बने हुए या नहीं बने हुए। इस ऑडिट के क्या क्या फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, ओनर के हवाले से या किसी भी हवाले से? लॉस बच जाएगा, लॉस कम हो जाएगा, या लोगों में डर होगा कि भाई ऑडिटर है तो वो बेईमानियाँ ज़रा कम करेंगे। तो या तो एक तो डर की वजह से बेईमानियाँ कम करेंगे और जो बेईमानियाँ होंगी उनमें से अक्सर पकड़ी जाएंगी। अच्छा, और एक तसल्ली रहेगी ओवरऑल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होंगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होने से लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कुछ यूज़र्स होते हैं जिनको फाइनेंशियल यूज़ करनी होती हैं? कौन से यूज़र्स? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर फाइनेंशियल्स देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि मेरी कंपनी कैसी चल रही है। तो कितना अच्छा हो कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने आके तसल्ली दी हो कि आपके फाइनेंशियल सही बने हुए हैं, उन्हें भरोसा आ जाएगा अपनी कंपनी पे। और प्रोस्पेक्टस में देते हैं शेयर होल्डर जी, प्रोस्पेक्टस में देते हैं नए शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दे देंगे और कहेंगे हमारे ऑडिटर ने इसको ऑडिट भी किया हुआ है। एक भरोसा हो जाता है ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने देख के अच्छी तरह से उसके बाद थप्पा लगाया है कि हाँ भाई ये चीज़ सही बनी हुई है, तो भरोसा आ जाएगा। और किसको फ़ायदा होगा? लेंडर को फ़ायदा होगा। एक कंपनी को जो लोन देने लगा है उसको ये एतबार आ जाएगा कि हाँ भाई मैं सही हाथों में लोन दे रहा हूँ और ये मेरे पैसे नहीं डूबेंगे। जी, अब इन्होंने एक ख़तरनाक बात की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा अगर ऑडिटर ही मिल जाए लोगों से तो गड़बड़ हो गई। कंपनी लॉ में हमने हमेशा अजम्पशन ली थी कि एसईसीपी कंपनियों को गलत करने पे सज़ा देता है, लेकिन हमने ये अजम्पशन कभी नहीं ली कि एसईसीपी गलत होगा। तो लॉ वाले ये मानते हैं कि एसईसीपी ठीक होगा। इस पेपर को हम तभी सही पढ़ सकेंगे जब हमारी अजम्पशन ये हो कि हमारा ऑडिटर नहीं। इस ऑडिटर के नेक होने के लिए एक चैप्टर पढ़ेंगे पूरा एथिक्स का, उसमें समझेंगे कि ये बंदा नेक इंसान कैसे रह सकता है। उस चैप्टर में हम थोड़ा सा सोचेंगे कि हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट पे कुछ मुश्किलात आएँ। अदरवाइज़ पूरी इस किताब में हमारी अजम्पशन ये होगी कि जिस ऑडिटर का हम जिक्र कर रहे हैं वो एक इंतहाई नेक आदमी है और वो बेईमानी नहीं करता। हम हमेशा मैनेजमेंट को और इन लोगों को चोर कंसिडर करेंगे और अपने ऑडिटर को नेक पारसा कंसिडर करेंगे। घबराए तो नहीं बैठे इस बात पे? असल में अगर आप लोग नेक नहीं होंगे, आप लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, फिर तो हो गया कंपनियों का काम, फिर तो हर तरफ तबाही फिर जाएगी। अगर जिसने मुहासबा करना है, जिसने एहतसाब करना है, वही गलत बंदा निकला तो फिर क्या होगा? अगर आप निज़ाम ही गलत बंदों के हवाले कर देंगे तो कंपनी के अंदर गलत मैनेजमेंट का होना भी नुकसानदेह है और कंपनी का गलत ऑडिटर का अपॉइंट करना भी नुकसानदेह है। तो बीइंग ऑडिटर आपने ये अजम्पशन लेनी है कि आप अच्छे लोग हैं। हाँ, अगर आपको कहीं लगे कि सर यहाँ गड़बड़ हो सकती है तो आपने जिक्र करना है, हम थोड़ा सा देखेंगे उस गड़बड़ से कैसे बचा जा सकता है। तो फिलहाल अजम्पशन ये है कि ऑडिटर ईमानदार है और ऑडिटर कंपनी की हेल्प कर रहा है। टैक्स वालों को तसल्ली हो गई कि अकाउंट सही बने हुए हैं, गवर्नमेंट को तसल्ली हो गई, इन्वेस्टर्स को तसल्ली हो गई, एम्प्लॉइज़ को तसल्ली हो गई, कंपेटिटर्स ने जो इन्फॉर्मेशन कंपेयर करनी थी उन तक को भी तसल्ली हो गई कि ये फाइनेंशियल सही बने हुए हैं, घर बैठे ओनर्स को तसल्ली हो गई। तो अल्टीमेटली ऑडिट के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब अगर आपसे पेपर में को पूछे ऑडिट के क्या फ़ायदे हैं तो आपने कंपनी लॉ की तरह 6-7 स्टेप याद नहीं किए हुए होंगे। आप कलम उठाएंगे, सोचेंगे और अपनी इंग्लिश में लिखते चले जाएंगे। तो इस मिजाज का पेपर है कि अगर आपको गेम समझ आ जाए, थीम समझ आ जाए तो दिस इज़ ऑल सेल्फ राइटिंग। फ़ायदे समझ आए?
अब थोड़ा सा पार्टीज़ को समझ लेते हैं। ऑडिटर दोस्त हो सकता है सर? जी ऑडिटर दोस्त? जी, क्या ऑडिटर दोस्त हो सकता है? सिर्फ ओनर या जो इदारे का हेड है उसका दोस्त हो तो चलेगा, लेकिन अगर एक इदारे में बहुत सारे हेड्स हैं सबका दोस्त। तो फिर मसला होगा। असल में पता है क्या, ऑडिट सिर्फ एक इंडिविजुअल का नहीं होना, ऑडिट हर तरह के इदारे का है। एक इंडिविजुअल बिजनेस का भी हो सकता है, पार्टनरशिप का भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है, हाउसिंग सोसाइटी का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी का भी हो सकता है, फौज का भी हो सकता है, आईएमएफ का भी हो सकता है, आईएमएफ के प्रोग्राम का भी हो सकता है। ऑडिट किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो जब किसी भी चीज़ का ऑडिट हो सकता है तो अब यहाँ पे हम कंपनी का लफ्ज़ इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहेंगे एंटिटी का ऑडिट होगा। किसका? एंटिटी। अब अगर मैं ओनर का लफ्ज़ बोलूँगा तो ओनर तो कुछ बिजनेस में नाम होता है, कुछ बिजनेस में ओनर खुद अपने बिजनेस को चला रहे होते हैं और कुछ में ओनर ने अपने नुमाइंदे भेजे होते हैं बिजनेस चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के हवाले हुआ हुआ है। स्कूल के ओनर शायद घर बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ उसको रन कर रहा है या एक प्रिंसिपल उसे रन कर रहा है। एक कंपनी है, शेयर होल्डर घर बैठे हुए हैं, तो कंपनी को हेड कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो इन्होंने बिठाए हुए हैं। इसी तरह से डिफरेंट कमेटियाँ बनी हुई होती हैं, डिफरेंट सेटअप बने हुए होते हैं। तो होगा ये कि हर एंटिटी के ओनर्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ हम वर्ड ओनर इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ बड़ा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसको हम कहते हैं दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोज चार्ज विद गवर्नेंस, इसका उर्दू तर्जुमा क्या बनेगा भला? वो जिनको मलकियत दी गई, वो जिनको वहाँ पे हमने बिठा दिया कि भाई अब आप लोग निगरान है, हमारे बिहाफ पे आपने निगरानी करनी है। तो एक एंटिटी में एक पार्टी होती है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जो या तो ओनर्स होते हैं या ओनर्स के नुमाइंदे होते हैं। दूसरी पार्टी होती है मैनेजमेंट। ये कौन लोग होते हैं भला? जो उनके नीचे काम कर रहे होते हैं, मैनेजर्स और इस तरह से उनके नीचे एम्प्लॉइज़ वगैरह। ये या इदारे के ओनर्स हैं या ओनर्स के भरोसे वाले नुमाइंदे हैं, जो कंपनी के टॉप पे बैठ के या इदारे के टॉप पे बैठ के इदारे के ओवरऑल अफेयर्स को देख रहे हैं। इनके अंडर ये लोग अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अकाउंट्स ये बना रहे हैं, उनके लिए बना रहे हैं। तो तीसरे भाई साहब आ जाते हैं हमारे ऑडिटर। तो ये थ्री पार्टी रिलेशन है, उनके लिए काम हो रहा है, इन्होंने काम किया है, ये चेक कर रहा है। ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इन्होंने चीज़ बनानी थी, इन्होंने उसको ऑडिट नहीं करना। इसने ऑडिट करना है तो इसने चीज़ बनानी नहीं है। अगर ये खुद अकाउंट्स बनाएगा तो ऑडिट तो नहीं कर सकेगा, तो अकाउंट्स बनाएंगे ये, चेक करेगा ये और तसल्ली देगा। तो ये तीन बेसिक पार्टीज़ हैं जो ऑडिट में इन्वॉल्व हैं। हर एंटिटी में ये तीन चीज़ें हमें मिलेंगी। कुछ उसके ऊपर के ओनर या ओनर के नुमाइंदे होंगे, कुछ मैनेजमेंट के लोग होंगे जिन्होंने अकाउंट्स बनवाए होंगे अपने स्टाफ से, और एक तीसरा ऑडिटर होगा जो चीज़ों को चेक कर रहा होगा कि वो सही हैं या नहीं। और वो कैसे चेक करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा और बताएगा कि वो ठीक बने या नहीं बने। तो किसी चीज़ पे ओपिनियन देना इतना आसान काम तो नहीं है। मैं इसकी एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ कि मैं इधर बाहर एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा हूँ कि एक अचानक से एक स्टूडेंट मुझे आके कहे, सर वो आप ज़रा चलें मैं आपको कमरे में दिखाऊँ, मैंने एक बड़ा खूबसूरत दीवार पे पेंट किया है। मैं कहा अच्छा जी दिखाओ। कमरे में आके देखा दीवार पे आछी गुलाबी रंग, शॉकिंग पिंक, अगर मैंने सही तर्जुमा किया तो, आछी गुलाबी रंग दीवार पे उसने ना फुल गुलाबी रंग कर दिया, और मेरी तरफ बड़ी सताइशी नज़रों से देख रहा है कि अभी मैं उसे कहूँगा कि यार क्या कर दिया। अब मैंने दीवार देखी, मुझे उलझन हुई, मैंने कहा ये क्या किया है, ये किस किस्म का रंग कर दिया है? ये तो एक पढ़ने वाली जगह है, इस पढ़ने वाली जगह पे अच्छी गुलाबी रंग, बहुत फजूल बनी हुई है। मैंने क्या ओपिनियन दे दिया, बहुत फजूल दीवार बनी हुई है। टेक्निकली दीवार को ऑडिट करवाने आया था। अब इस क्लास के अंदर तो हम मानते हैं ऑडिट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, वैसे ऑडिट का जनरल मतलब क्या था? कोई भी चीज़ जज करना, चेक करना कि वो सही है या नहीं। यानी वो मेरे से एश्योरेंस चाह रहा था, मैंने उसे बड़ी बुरी सी एश्योरेंस दे दी। फ़र्ज़ करें फैकल्टी में एक फ़ीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, वो गया उनके पास, उसने कहा आप आके देखिए मैंने कमरे में बड़ा प्यारा पेंट किया है। वो फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दीवार देखी,
कमाल। कहती मैं तो बड़े अरसे से सोची थी कि अपने घर में भी एक दीवार पे इस तरह का पेंट कर लूँ तो घर वाले ज़रा ज़्यादा जज्बाती मुझे कराने देते, तुमने तो क्या शाकार बना दिया। उसने कहा जी क्या ओपिनियन देंगे आप इस दीवार के बारे में? कहा बेहतरीन दीवार है। एक ही प्रोफेशन के एक ही क्वालिफिकेशन रखने वाले दो लोग जिनका सिर्फ जेंडर अलग अलग है, उनकी ओपिनियन में फ़र्क आ गया। तो अगर एज अलग अलग हो तो भी ओपिनियन में फ़र्क आएगा, एक्सपीरियंस अलग अलग हो तो फंस गए। इसका मतलब है कि एक ऑडिटर ऑडिट करेगा कुछ और ओपिनियन देगा, दूसरा ऑडिटर ऑडिट करेगा कुछ और ओपिनियन देगा। तो इस मसले का क्या हल होना चाहिए? एक ऑडिटर से सारे दुनिया के ऑडिट करवा लें, किसी स्टैंडर्ड के तहत चला जाए। किसी स्टैंडर्ड के तहत चला जाए। मैं जब आके कहूँगा दीवार बहुत बुरी बनी हुई है, वो कहेगा बच्चा एक मिनट, नहीं सर असाइनमेंट ये नहीं है। मैंने एक अफ्रीकन स्टैंडर्ड्स की बुक में देखा था दीवार को पेंट करने के रूल्स। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने मुझे बताना है उन अफ्रीकन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये दीवार कैसी बनी हुई है। अब मैंने अफ्रीकन स्टैंडर्ड देखे तो उसमें लाइन नंबर 4 में लिखा था कि अगर किसी कमरे में कोई बहुत ही बोर से सब्जेक्ट की क्लास होनी हो तो उसकी किसी एक दीवार पे बहुत खुशनुमा रंग कर दिया जाए, जैसे कि ऑरेंज और मुझे ज़्यादा तेज़ रंग शॉकिंग पिंक और कौन से तेज़ से चुभते हुए रंग होते हैं, ठीक है, मरजंडा, ये क्या होता है? ये भी कोई अजीब सा खट्टा सा रंग होता है शायद, ठीक है, पर्पल से रंग का होता है। हमें तो असल में इतने से रंग आते हैं, ख़वातीन को पता होगा ये जो है ना, इन्हें 50-60 रंग आते हैं। पर्पल के अंदर भी ना कोई 5-6 तरह के शेड होते हैं, तो वो इसलिए ना वो तो ये मरजंडा क्या हो या मरजंडा सॉरी मरजंडा, ये पिंक के शेड में होता है, पिंक से ऑरेंज की तरफ जाते हुए, पिंक से पर्पल के दरमियान। अब आप देखिए पिंक और पर्पल के दरमियान भी रंग है, मतलब इतना सब कुछ है दुनिया में। तो इसका मतलब ये है कि ख़वातीन जब कलर के ऊपर ओपिनियन देंगी तो उनका ओपिनियन जो मेल हज़रात हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होगा। तो वही वाली बात है कि अब अगर हम इस जेंडर बायस से, एज बायस से, वर्क बायस से, एक्सपीरियंस बायस से बचना चाहते हैं तो देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्ड्स। मैंने दीवार देखी, मुझे बहुत बुरी लगी। उसने कहा सर ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा, आपके ओपिनियन में दीवार कैसी है, आप ये बताएं अफ्रीकन स्टैंडर्ड AFO 513 के मुताबिक ये दीवार कैसी है। मैंने अफ्रीकन स्टैंडर्ड देखा, AFO 513 में लिखा था कि एक दीवार कम से कम बड़े तेज़ रंग की होनी चाहिए, और एग्जांपल्स में शॉकिंग पिंक भी लिखा हुआ था। तो मैंने कहा कि अगर इस असाइनमेंट के पैसे ना होते तो मेरा दिल मानता नहीं था ओपिनियन देने का, लेकिन अब चूंकि तुम मुझे ओपिनियन देने का कह रहे हो तो तुम्हारी ये दीवार तुम्हारे इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। अब खातून देखे दीवार को या जो है कोई मर्द देखे, दोनों की ओपिनियन सेम हो जाएगी क्योंकि उनके पास एक स्टैंडर्ड आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर काम करने वाला किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करे और चेक करने वाला उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक चेक करे तो ज़िंदगी आसान। तो अगर दीवार पेंट करने वाले एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया और मैंने उसी स्टैंडर्ड पे ओपिनियन देना है, तो अब इसमें वो एक्सपीरियंस, एज, ये सारे जेंडर फलाना फलाना ये सारे बाइस ख़त्म हो गए। तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी तो ऐसा ही होना चाहिए। मैंने आपको बताया मेरा दिल करता है गाड़ी करंट एसेट्स में हो। अभी मेरा अपना ज़ाती बायस है, मुझे अकाउंटिंग जहर लगती है, आप लोगों को अकाउंटिंग बहुत अच्छी लगती है। आपके पास 100 तरह की लॉजिक हो सकती हैं कि वो नॉन करंट एसेट में क्यों क्लासीफाई होती है। तो आपकी मेरी पसंद की बहस ही ख़त्म हो जाए। अगर मैं ऑडिट करने जाऊँ और वो कहें इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को IAS के मुताबिक ऑडिट करना है, तो बनाने वाले ने IAS के मुताबिक अकाउंट्स बनाने और चेक करने वाले ने IAS के मुताबिक। अब दुनिया में सिर्फ IAS भी तो नहीं है ना, ये भी बड़ा मसला है। IFRS तो IAS की चेन है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता जो नए आ रहे हैं वो IFRS आ रहे हैं और IAS आहिस्ता आहिस्ता करके ये ख़त्म कर रहे हैं। ये तो एक ही मतलब चेन के हैं। US गैप्स हैं, कुछ पब्लिक स्टैंडर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया के अपने अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो दुनिया में आप कहीं पे भी जाएंगे तो हो सकता है उस मुल्क के स्टैंडर्ड किसी और मुल्क से फ़र्क हो। तो जब भी आप कहीं जाएंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, फिर देखेंगे उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसको आप आसान अल्फाज में स्टैंडर्ड्स कहते हैं ना, उसको हम ऑडिट की ज़बान में क्या कहेंगे?
ये सब में ग्लोबल पेपर है। हम जो ऑडिट पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ऑडिट है। हम दुनिया के किसी भी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनी हुई किसी भी किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने का तरीका सीख रहे हैं। तो इसलिए हम कंपनी, ओनर, पर्सन, इंस्टीट्यूट नहीं बोलते, हम एंटिटी बोलते हैं। हम ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स नहीं बोलते, हम दो शामिल करना है। हम प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एजेंट, मैनेजर ये नहीं बोलते, हम मैनेजमेंट। तो हम एक एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उनके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से मैच करके बताते हैं कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहा। क्या ये बात समझ आ रही है? किताब से एक दफ़ा ज़रा ऑफिशियली समझने की कोशिश करते हैं कि ऑडिट कहते कैसे हैं। ये टीवी बेचारा हट जाएगा अभी एक आध दिन में। डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। सबसे पहले वो नए नए लोगों को मुसलमान करने के लिए जो है ना वो पहले आसान बातें बताई जाती हैं। तो पहले एक छोटी सी डेफिनेशन, एन ऑडिट एज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ एंटिटी बाय एन, यानी CA 5 साल में हो जाता है। पहले तो इतना ही बताएंगे ना, फिर जब वो बच्चे बड़े होंगे, समझदार हो जाएंगे, फिर उनको मज़ीद बात बताएंगे। तो फिलहाल ऑडिट एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन है अकाउंट्स का एक एंटिटी का बाय किसी एंटिटी का। जब एक ऑडिटर अकाउंट्स को ऑफिशियली चेक कर ले तो इस हरकत को क्या कहते हैं? ऑडिट। थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन की तरफ आएँ तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट, ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनेबल एन ऑडिटर, कि एक ऑडिटर इस काबिल हो सके, किस काबिल हो सके? टू कन्वे एन, वो ओपिनियन दे सके एज टू वेदर क्या ऐसा है या नहीं है। कैसा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एंटिटी आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी ऑडिट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक ऑडिटर आके ये ओपिनियन दे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक जो भी एप्लीकेबल जो भी उसे इदारे पे लगता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसके मुताबिक बने हुए हैं या नहीं बने हुए। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का कैसे पता लगेगा? अगर आप कहीं ऑडिट करने गए हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा एप्लीकेबल? कोई बताया होगा, लॉ ने बताया होगा। जैसे पाकिस्तान का लॉ है कंपनीज एक्ट, ये कहता है कि कंपनियां 4th ऑफ स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, कंपनियां IAS को फॉलो करेंगी। तो हो सकता है लॉ ने बताया हो, लॉ ने ना बताया हो तो उस इदारे की नीड के हिसाब से अब एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा और वो बैठ के अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट वाली कंपनियों के मुताबिक बना रही हो तो सही नहीं है। एक हाउसिंग सोसाइटी हो वो किसी और तरीके से बना रही हो। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या उस मुल्क में कोई फ्रेमवर्क बताया हुआ है। अगर बताया हुआ है तो वो होना चाहिए, नहीं बताया हुआ तो उस इदारे को किस किस्म का फ्रेमवर्क ज़्यादा सूट करता है आप उसकी बात करेंगे। ऑडिट समझ आया? यस सर। कुछ वर्ड्स मज़ीद समझने हैं। ट्रू एंड फेयर समझ आता है? ट्रू का मतलब है अकाउंट सही बने होने चाहिए, फेयर का मतलब है उनकी प्रेजेंटेशन भी ऐसे हो कि यूज़र्स को समझ आ रहा हो, सही चीज़ सही जगह पे क्लासीफाई और प्रेजेंट हुई हुई हो। तो ऑडिटर ने सिर्फ ये नहीं चेक करना है कि फाइनेंशियल सच्चे हैं या नहीं, बल्कि उसने ये भी देखना है कि क्या फाइनेंशियल्स को पढ़ के यूज़र्स को सारी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। क्या हमें वर्ड दोस्त चाविद गवर्नेंस समझ आए हैं? क्या हमें मैनेजमेंट समझ आया? हमें एंटिटी समझ आ गया? हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क समझ आ गया? किताब तो इवन जज्बातियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन भी बताना शुरू कर देती है। लेकिन आप तो नहीं परेशान होंगे, आपको तो अच्छी तरह से पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब कुछ वर्ड्स हैं। ट्रू एंड फेयर आपको समझ आ गया, क्या मटेरियलिटी समझ आती है? आज हम मोटे मोटे जार्गन्स देख रहे। मटेरियलिटी ये क्या चीज़ होती है? एक ख़ास सिग्निफिकेंट लेवल जिससे ऊपर की चीज़ पे परेशान होना बनता है। यस क्या रियल होता है? डिपेंड करता है। एक कंपनी है जिसके पास 500 करोड़ के एसेट्स हैं, ठीक है, 5 अरब पाकिस्तान के हिसाब से 5 अरब के एसेट्स हैं, वहाँ 20,000 की गड़बड़ हुई है, इमैटेरियल है। एक कंपनी के एसेट्स हैं लाख रुपए के और वहाँ 20,000 की गड़बड़ हुई है, हाँ मटेरियल हो गई। इसका मतलब 20,000 एक जगह मटेरियल नहीं थे, एक जगह मटेरियल। मैं कंपनी को ऑडिट करते हुए 233 मिलियन की एक इशू आइडेंटिफाई किया और मेरे सीनियर मैनेजर ने कहा मटेरियल है साइड पर रख दो। 233 मिलियन, 23.25 करोड़ हो सकता है मटेरियल। मटेरियलिटी असल में सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है।
अब असल में मैं अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके मैं तो छलांगे मार रहा। मैंने कहा मैं 233 मिलियन का इशू निकाल दिया। सीनियर मैनेजर थे, वो आजकल एक और फर्म में पार्टनर हैं, उनको मैंने कहा कि ये देखें, ये अच्छा खासा बड़ा मसला है। कहता है इसको मटेरियल एरर्स की लिस्ट में डाल दो। मैं कहा सर 233 मिलियन, मुझे लगा शायद उन्होंने 1000 सुना या इस तरह से कर। उन्होंने कहा हाँ तभी तो कह रहा हूँ MATL में डाल दो। मैं कहा सर 23 करोड़। मैं कहा शायद जो है ना इसको अंग्रेज़ी में ज़रा ना उतनी फीलिंग नहीं आ रही, तो ज़रा मैं कहा 23 करोड़ का इशू, हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ MATL में डाल दो। अब ना ये कह के वो खामोश हुए, फिर थोड़ी देर बाद मेरी तरफ देखा, मेरे चेहरे पे क्वेश्चन मार्क कि मतलब यार इतनी भी लुटनी मची हुई कि 23 करोड़ को उठा के तुम कहते हो ये मटेरियल चीज़ है। तो कहते क्या हुआ? मैंने कहा सर 233 मिलियन है, मटेरियल होना चाहिए। कहते हैं अच्छा, उन्हें भी समझ आ गई कि इसको ऐसे नहीं समझ आनी। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, उस ज़माने में ना बॉक्स फाइल्स होती थी, उन्होंने कहा इसकी इन्वेस्टमेंट की फ़ाइल लेके आओ। मैं इन्वेस्टमेंट की फ़ाइल लेके आया। उस कंपनी ने ना 150 इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी। उन्होंने कहा इनमें से एक इन्वेस्टमेंट चूज़ करो। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड होते थे उस ज़माने में, उसमें कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ था। जनाब हमने उन 150 इन्वेस्टमेंट में से एक इन्वेस्टमेंट उठाई, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। उसमें जो कंपनी ने इन्वेस्ट किया था, उन्होंने कहा था 1 महीने का इसमें ज़रा बताओ इंटरेस्ट कितना आया। वो 8 बिलियन था। उस कंपनी की 150 इन्वेस्टमेंट्स में से एक इन्वेस्टमेंट के 1 महीने का इंटरेस्ट 8 बिलियन था। मैंने फाइल बंद की, वो कागज़ उठा के इमैटेरियल वाले एरर्स की लिस्ट में डाल दिया और समझ गया कि मटेरियल जो है ना ये सिचुएशन डिपेंडेंट है, ये जेन्युइनली सिचुएशन डिपेंडेंट है। इवन एक स्टूडेंट महीने का पहला दिन होता है, घर वालों से पैसे आए हुए होते हैं, शॉप पे जाता है, कहता है मिल्क शेक, कहते हैं 200 का। यार लोग ऐसे ही कह रहे थे महंगाई हुई है, कहाँ महंगाई है? अब देखो ना फल कितने महंगे हैं, फिर भी देखो ना 200 रुपये की कितनी मुनासिब अमाउंट में ये दे रहा है मिल्क शेक। महीने के जब आखिरी 2 दिन होते हैं, पैसे ख़त्म होने वाले होते हैं या हो गए होते हैं। अब आपको जनाब आपने दुकान से पूछा जी मिल्क शेक कितने का, उसने कहा 200। चोर बाजारी कर रहे हैं, बेईमान लोग हैं, फ्रॉडिये लोग हैं, पूरी कौम करप्ट हो चुकी हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक सब मिले हुए हैं। 200 रुपये उसी स्टूडेंट के लिए उसी महीने में मटेरियल भी है और उसी महीने में, तो इसका मतलब है ऑडिट में चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। शायद एक कंपनी में आप 20,000 रुपये पे उनकी रिपोर्ट ख़राब करके आएँ और शायद एक कंपनी में 20 करोड़ रुपये भी मुस्करा के आ जाएँ। वो कंपनी कौन सी थी? अब काफ़ी ज़्यादा मैंने चूँकि कॉन्फिडेंशियल बातें कर दी हैं, लेकिन बहरहाल चूँकि वो बड़ी पुरानी बात है और वो सारा, तो ये PTCL का जिक्र हो रहा है। उस वक्त उसके 1.5 लाख एम्प्लॉइज़ थे, बहुत पहले। ये बात आज से 18 साल पुरानी है, 18-19 साल पुरानी है। तो उस वक्त 1.5 लाख एम्प्लॉइज़ होते थे उनके। तो इस लेवल की कंपनियां भी हैं। असल में हम तो सिर्फ टीवी पे देखते हैं ना, जो हमें बताया जाता है। कभी इन कंपनियों के फाइनेंशियल्स देखें। हबीब बैंक के फाइनेंशियल ने इस दफ़ा 1 ट्रिलियन को टच किया है, 1 ट्रिलियन से ऊपर। लेकिन असल में भी आप उस कॉर्पोरेट दुनिया में नहीं है ना, आप तो अभी तक फेसबुक की झूठ वाली दुनिया में, जहाँ कोई भी उठ के कह देगा जी फलाना चोर है, फलाना गलत है, फलाना ऐसे है, फलाना ऐसे, और आप उसी के ऊपर ओपिनियन बनाएंगे। तो कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले आप जाके ऑफिशियली वेरीफाई किया करें। आप अकाउंटेंट्स हैं, आइडियली आपको कंपनियों के फाइनेंशियल्स देखने चाहिए, पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। FR2 में भी काम आएंगे, ऑडिट में भी काम आएंगे, ज़िंदगी में भी काम आएंगे। जब आपने आना ही इस प्रोफेशन में है तो थोड़ी सी एक आदत डेवलप कर लें कि एविडेंस पे बात करें, स्टैट्स पे बात करें। तो अब देखें ना, मतलब हबीब बैंक के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आप मतलब 1 ट्रिलियन का मतलब है 999 बिलियन से ऊपर। अगर आप लोगों को ट्रिलियन बिलियन वाली कहानी, और आप लोगों के जहन में है कि नहीं जी वो बस अगर को फ़ौज का बिज़नेस होता है बस वो अच्छा कमाता है, बाकी कोई भी नहीं कमाता, तो थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। हर पार्टी अपने मकासद के लिए हमारे दिमाग में चीज़ें फेंकती है और हम बस उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते रह जाते हैं। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान में सिर्फ अस्करी बैंक ही कामयाब होता, प्रॉफिट में बेचारा बहुत ही पीछे जाके आता है। तो ऐसा नहीं है, जिस भी इदारे ने अपना निज़ाम अच्छे तरीके से चलाया उन्होंने अपने बिज़नेस को बेहतर तरीके से डेवलप किया। अगर एक हाउसिंग सोसाइटी भी अपने निज़ाम को अच्छा चलाती है तो बहरिया टाउन, लेक सिटी और इस तरह के सेटअप बन जाते हैं। और अगेन अगर एक हल्की सी सोसाइटी अपना इंतज़ाम सही ना चला रही हो और देखिए जी DHA वाले तो बड़े ज़बरदस्त हैं, कैंट वाले तो बड़े ज़बरदस्त हैं, तो वो उस निज़ाम की वजह से ज़बरदस्त हैं जो उन्होंने राइज किया हुआ है। वहाँ पे मैनेजमेंट, दोस्त चावत, गवर्नेंस, ऑडिट, एक पूरा निज़ाम है। वो अपने यहाँ पैसों को इतने आराम से खाने नहीं देते।
और हम जो सिविलियन हैं वो करप्शन से भरे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। वो एज अ इदारा मजबूत है, तो आप खुद मजबूत हो जाएं, मसला ही कोई नहीं। अब वही वाली बात है कि उनकी मौजूदगी में अगर हबीब बैंक, मैं एक बैंक का जिक्र कर रहा हूँ और हबीब बैंक पाकिस्तान नंबर 1 बैंक नहीं है इस वक्त, तो आप ज़रा जाके देखें, बड़ा कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। फेसबुक से बाहर निकल के देखें, उस नफ़रत के पैमाने से बाहर निकल के देखें, एक अच्छा इंसान बन के देखें, अच्छा बिजनेसमैन बन के देखें। आप अच्छे एम्प्लॉई हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो आपको उतनी रुकावट नहीं है जितना हमें फ़िल्मी अंदाज में लगता है कि शायद हर वक्त लोग अगवा हो जाते होंगे, हर वक्त लोग मर जाते होंगे। तो ऐसा नहीं है, असल ज़िंदगी इतनी भी फिल्मी वाकई नहीं होती। नहीं तो मैं अब तक 5 दफ़ा तो कत्ल हो चुका होता, जितना मैं सबके कबाड़े करता रहा हूँ, बिजनेस अच्छे खासे ख़राब हुए, वो इतना नहीं होता। खैर, कत्ल तो बंदा कभी भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है इतनी भी लूट नहीं मची हुई कॉमनली जितनी फिल्में और ड्रामे देख देख के हमारे जहन में होता है कि हर अच्छे इंसान को फ़ौरन से मार देते हैं। अभी हमने एथिक्स के चैप्टर में अच्छा बनना कैसे उसके ऊपर भी बात करनी है, तो अभी मैं बेस बिल्ड कर रहा हूँ कि अच्छे इंसान सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कहानियाँ समझ आ रही हैं। मटेरियलिटी, अकाउंट्स बनाने वाले ने मटेरियलिटी को जहन में रखना है, तो ऑडिट करने वाले ने अगर एक चीज़ इमैटेरियल हो तो फिर स्टैंडर्ड्स इररिलेवेंट हो जाते हैं। एसेट किसे कहते हैं? एसेट क्या चीज़ होती है? एसेट की कोई डेफिनेशन आपको याद होगी? जिससे हमें कोई बेनिफिट जनरेट हो, ठीक है, और वो कितना अरसा चलता हो वो एसेट? कम से कम साल से ऊपर चलता हो। कच्ची पेंसिल, लेड पेंसिल, इसकी लाइफ 7-8 साल होती है। आप इस्तेमाल भी करें, कितनी इस्तेमाल होती है बेचारी। आपने अपनी ज़िंदगी में मुश्किल से मर के 2 पेंसिलें जेन्युइनली हकीकी इख्तिताम तक पहुंचाई होंगी कि चलते 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 आखिरी सिक्के पे आके आपने यूँ पकड़ के लिखना शुरू कर दिया। आप खुद ही दांतों से तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, गिरा देते हैं, घुमा देते हैं। पेंसिल की उस वक्त जब आप लिखते ही सिर्फ पेंसिल थे तो उस वक्त भी बड़ी लाइफ होती थी। तो इस एरा में जब पेंसिल का काम बड़ा सिलेक्टेड सा है तो पेंसिल 6-7 साल बड़े आराम से चल जाती है और इदारे को चलाने में हेल्प भी कर रही है। तो फिर इसको एसेट के तौर पे IAS 16 के मुताबिक रिकग्नाइज़ करना चाहिए, इसकी यूज़फुल लाइफ का एस्टीमेट निकालना चाहिए, इसकी रेजिडुअल वैल्यू इसकी कॉस्ट में से माइनस करनी चाहिए और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको इक्वली डिवाइड कर देना चाहिए स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इसके लाइफ के ऊपर। डिमिनिशिंग बैलेंस लगाना चाहिए, चूँकि ये एक्चुअल में डिमिनिश हो रही है। क्यों नहीं करते हम ऐसा? इमैटेरियल है, तो इसका मतलब है अगर एक इमैटेरियल चीज़ है और उस पर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं। तो ये बनता कैपिटलाइज नेचर का आइटम है, लेकिन हम इसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं। तो ऑडिटर ने अपना दिल बड़ा रखना है, ये जहन में रखना है कि देयर वुड बी सम इमैटेरियल थिंग्स जिस पे मुझे बहुत ओवर नहीं हो जाना, पागल नहीं हो जाना कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये यूँ होना चाहिए था, ये यूँ होना चाहिए था। तो इमैटेरियल थिंग्स पे आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे और ऑडिटर अपने तौर पे ऑडिट करते हुए मटेरियल चीज़ों का अकाउंट फॉर करेगा, मटेरियल को साइड पे करता जाएगा, लेकिन ये देख ले कि वो इकट्ठी होकर मटेरियल ना हो जाए। मटेरियलिटी समझ आ रही है? किताब ने एक और वर्ड का जिक्र किया है, दैट इज स्टीवर्डशिप। आज पहला दिन है तो मुतफरिक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट ताकि एक बेस बन जाए और फिर कल से हमारी चीज़ें स्मूथ हो जाएं। स्टीवर्ड किसे कहते हैं? स्टीवर्ड, आप लोग तो फिल्में भी देखते हैं, सीजन्स भी देखते हैं जी। जो बड़ी शिप पे चप्पू चलाने वाले हैं समटाइम वो स्टीवर्ड्स कहलाते हैं। और वो जो बहरी जहाज़ में एक कप्तान होता है और कप्तान के नीचे उसका एक असिस्टेंट होता है जो पहिए को घुमा रहा होता है, वो स्टीवर्ड होता है। उस चरवाहे को स्टीवर्ड कहते हैं जो बकरियों को हाँकते हुए लेके जा रहा होता है। स्टीवर्ड इज समवन जो कंट्रोल कर रहा है किसी एक ग्रुप ऑफ थिंग्स को। तो जब हम ऑडिट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्टीवर्ड्स ने अपना काम सही किया या नहीं किया। कंपनी के स्टीवर्ड्स होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के सीनियर मैनेजर्स वगैरह, ये स्टीवर्ड्स होते हैं। तो ऑडिट होने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता लग जाता है कि स्टीवर्ड्स अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ तक चीज़ें हमें समझ आ रही हैं। ऑडिट क्या है, ऑडिट का मीनिंग थोड़ी थोड़ी सी मज़ीद डिस्कशन करते हैं जी। स्टीवर्ड्स को हम एजेंट भी कह सकते हैं जी। सर अगर और ये दो चार्ट में गवर्नेंस यही मैनेजमेंट के साथ मिल गया
जी, अगर दो शब्द गवर्नेंस मैनेजमेंट के साथ मिल जाएं तो भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो ऑडिटर की कोशिश होगी कि एज्यूम करे कि ये दोनों अलग अलग रोल हैं, और अगर दोनों मिल गए तो फिर ऑडिटर उनको मैनेजमेंट काउंट करेगा और फिर वो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को काउंट करेगा कि मैंने उनके लिए काम करना है। और अगर ये अलग लोग हैं और ये अलग लोग हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ जगह दो चावत गवर्नेंस ही एक्टिवली मैनेज कर होते हैं। जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में वही ओनर्स होते हैं और वही 4-5 डिपार्टमेंट्स को हेड भी कर रहे होते हैं, तो मैनेजमेंट और दो चावत गवर्नेंस वहाँ सेम हो जाते हैं, तो फिर वहाँ हम उनको मैनेजमेंट ही काउंट करते हैं। जी जी, जैसे स्टेशनरी वगैरह हमने सिखा था कि हम इसे मोस्टली बड़ी कंपनीज में इसे इमटेरियल कंसीडर करते हैं, तो ये हमेशा एब्सोल्युटली तो नहीं होगा ना? ये एब्सोल्युटली नहीं होगा। देखें, हमने कहा स्टेशनरी अक्सर कंपनियों में मटेरियल होती है, लेकिन हो सकता है एक कंपनी के अंदर स्टेशनरी उनका एक बड़ा मेजर आइटम हो, और हो सकता है उनका काम काफ़ी हद तक उसी स्टेशनरी आइटम पे डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जांपल, एक फ़ोटोकॉपी की दुकान पे स्टेशनरी सबसे मेन आइटम है, तो इसका मतलब है कि ऑडिट में हम कभी भी एब्सोल्यूट बात नहीं कर सकते। मतलब इस मार्कर को मैं क्या कहूँ, क्या ये इन्वेस्टमेंट है, क्या ये एक्सपेंस है, क्या ये इन्वेंट्री है, या ये नॉन करंट एसेट है? देखिए ना, मैं इसे एक्सपेंस भी कह सकता हूँ, मैं इसको अपना नॉन करंट एसेट भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, मैं इसको अपने पास रखी हुई इन्वेंट्री भी कह सकता हूँ। फोटोकॉपी की दुकान वाले से इन्वेंट्री आइटम कहेगा। एक ऐसी जगह जहाँ इसने देर तक चलना होगा या उनका काम इस पर डिपेंडेंट होगा, उसको नॉन करंट एसेट भी बोल देंगे। हमारे केस में हम शायद इसको एक्सपेंस आउट करने की बात कर रहे हो। एक ऐसा बिजनेस जिसने मार्कर इसलिए ख़रीद के रखे हुए हैं कि गर्मियों में उसका रेट बढ़ जाता है और वो बेच देगा, उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट होगी। तो एक ही एसेट के यूज़ पे डिपेंड करता है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। मतलब ये कुर्सियाँ हमारे लिए नॉन करंट एसेट्स हैं और कुर्सियों की दुकान वाले के लिए इन्वेंट्री है। और शायद कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे कि वो उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे, हम नहीं कर सकते, हमारा एक बड़ा एसेट है। ऊपर से जितनी महंगी हुई हैं कुर्सी रफ अंदाज़ा है ये कुर्सी कितनी महंगी है ये वाली? कितनी की होगी, आपका क्या ख्याल है? 3-4 हज़ार। कभी ज़रा मार्केट में निकलिएगा, 3-4 हज़ार रुपये हाथ में लेके ना और वहाँ जाइएगा तो वो जो है ना फिर, हाँ, प्लास्टिक की भी नहीं मिलती। ये तकरीबन 16 हज़ार की कुर्सी है इस वक्त। जी भाईजान, आप किधर बैठे हैं? SBI में। हाँ, असल में वही वाली बात है ना, आप फेसबुक का वो चढ़ा के बैठे हुए होते हैं ना दिमाग पे, आपको हमेशा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नज़र आती है। कॉलेजेस बेरहम हैं, जालिम हैं, फलाना है, ये नज़र आता है। कॉलेजेस कितना कर रहे हैं वो नहीं नज़र आता। तो वही वाली बात, जैसे आप हर बिज़नेस हर उसको गलत समझते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप ऑडिट में हमने ये ट्रेनिंग भी करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने दिमाग पे पड़े हुए जो है ना ये गर्द झाड़नी है और एक प्रैक्टिकल इंसान बनना है जो हक़ाइक़ पे बात करे। ऑडिट में हम हमेशा बोलेंगे ऑडिट एविडेंस पे बात होगी। जी भाई परेशान हो गए। बेंच तकरीबन अगर 7 बच्चों का बेंच बने तो तकरीबन 45 हज़ार का होता है। अगर बल्क में बनाएं तो, मतलब अगर बल्क में बनाएं तो रेट बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें लोहे की लेंथें लगती हैं 18 गेज का, आप वैसे ही अगर अंदाज़ा लगा लें, फिर फट्टा, फोम, उसकी मेकिंग और उसके ऊपर मजदूरी, जो कि इस वक्त मजदूरी भी सस्ता आइटम नहीं है। काम करवाने जाएँ तो बंदे ही नहीं मिलते। तो खैर इस वक्त परेशान ना हो, तो वो कोई बात नहीं। जो आप जानना चाह रहे हैं उस पर परेशान ना हो, चलें फिर भी समझना चाहें तो 2.25 करोड़ की सिर्फ कुर्सियाँ और बेंच है। नहीं, दोनों कैंपस में मिला के इजी ले रहे हैं। हाँ, अब पता लगा ये जिन कुर्सियों पे आप बैठते हैं। ठीक है जी, लो, उन्होंने कहा आप सब सर बता रहे हैं तो सर आपकी सैलरी कितनी है? मैं जितनी मर्जी सैलरी रखूँ, नुकसान तो मेरा ही होना है। ठीक है जी। CFO कहाँ पे आएगा? CFO नॉर्मली मैनेजमेंट में आएगा, क्योंकि वो बेसिकली अकाउंट्स की टीम को हेड कर रहा है, जिसने बना के इन्फॉर्मेशन देनी है उधर। लेकिन जो CEO है वो फिर यहाँ आएगा। तो CFO ज़रा मुलाजिम तबीयत आदमी होता है, CEO ज़रा मालिक तबीयत आदमी होता है। कहते हैं ना जी, CA करने के बाद लोग CFO बनते हैं, CEO क्यों नहीं बनते? उनमें ऐसी क्या स्किल मिसिंग होती है? एक जगह जो है ना, वो एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था कि हम आपको चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में एक नई स्किल पैदा करे, वो ऐसा करे। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट CFO बनते हैं, CEO क्यों नहीं बन सकते? उनमें क्या स्किल मिसिंग है? तो मैं नीचे लिखा अमीर बाप। चूँकि अमीर बाप होगा तो 5वीं पास करके भी CEO बन जाएंगे, और अगर अमीर बाप नहीं होगा तो ज़ाहिर है वो मेहनत करके के दायरे में एम्प्लॉई लेवल भी जिस लेवल तक जा सकता है वहाँ जाएगा ना।
ओनर्स में तो तब जाएगा जब वो अपने पैसों से उठा के इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो चल अपने इदारे में तो सीईओ बन सकते हैं ना। कभी भी सीईओ बनना हो ना, अपना एक छोटा सा इदारा बनाए और उसके सीईओ बन जाए, अच्छी सी फील आएगी। यहाँ तक मैं बात समझ आई। एडवांटेजेस की कुछ शक्ल आपको दिखानी थी। इंक्रीजेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जुमला समझ आता है? ये जो आपके पास हैंडआउट्स हैं उसमें सबसे आखिरी पेज के ऊपर ये वाला दिया है। इंक्रीजेस द क्रेडिबिलिटी, कंफर्म कर देता है मैनेजमेंट को कि उन्होंने अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी करेक्टली अदा की है। जब ऑडिट हो जाता है ना तो मैनेजमेंट वाले भी बड़े इजी होते हैं कि ऑडिटर आके चला गया और उसने हमारे ऊपर एतराज़ नहीं किया, इसका मतलब है कि इदारे वालों को हौसला हो जाता है कि मैनेजमेंट अपना काम सही से कर रही है, अपने स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ भी सही से कर रही है और अपनी नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ भी सही से कर रही है। ये क्या होती है? स्टैट्यूटरी किसे कहते हैं? जो कानून ने जिम्मेदारियाँ उनके ज़िम्मे लगाई हैं। तो नॉन स्टैट्यूटरी का क्या मतलब होगा? जो रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक ना हो। फॉर एग्जांपल अच्छी गवर्नेंस उन्होंने की है या नहीं की, इदारा सही से चलाया या नहीं चलाया, इफेक्टिव थे या नहीं थे। तो ऑडिट होने से ये भी पता लग जाता है कि कानूनी जिम्मेदारियां अदा हुई हैं और ये भी पता लग जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली बाकी सारे काम भी अच्छे हैं या नहीं। इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी फीडबैक मिल जाता है। वो जो उनके चेक एंड बैलेंसेज हैं, जो उनका निज़ाम है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अगर कहीं कोई वीक हो, सिस्टम्स वगैरह उनके कंट्रोल्स वीक हो, तो ऑडिटर रिकमेंडेशंस भी दे देता है कि भाई मैंने बहुत सारे इदारे देखे हैं, तुम लोग ऐसा 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 क्यों नहीं करते। तो यूँ समझे फ्री में एडवाइस भी मिल जाती है। मैनेजमेंट को असिस्ट करता है कि वो रिस्क को रिड्यूस करें और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। जब ऑडिट होता है तो सारे ध्यान से काम करते हैं, जब सारे ध्यान से काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली इदारा बेहतर तरीके से चलता है। तो क्या अभी हमने जितनी बातें की हैं आज वो सारी समझ आ रही हैं? ठीक है। एक शुरू में आप लोगों ने जो है दिखाएं ज़रा हैंडआउट, शुरू में आपने पहले एक डेफिनेशन से देखने की कोशिश की ऑडिट की, उसके नीचे इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के ऊपर बात की हुई है। ये लॉ नहीं है, आपने कहीं भी किसी भी डेफिनेशन को रटा नहीं मारना। ICAP डेफिनेशंस नहीं पूछता, और अगर पूछे भी तो आप अपने अल्फाज में बता सकते हैं। यहाँ पे कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि जी कंपनीज एक्ट के उस सेक्शन के मुताबिक डेफिनेशन है या बिजनेस लॉ के फलान लॉ के मुताबिक है। तो अगर कोई इस तरह की कोई डेफिनेशन नज़र आए, बहुत ही कम नज़र आएगी, नज़र आए तो बस आपने मुस्कुरा के उसको समझ लेना है, आपने उसको रटा मारने की कोशिश नहीं करनी। नीचे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बाद नीचे अकाउंटेबिलिटी स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी का तस्करा दिया है इन्होंने। ये चंद लाइन्स हैं, आपने पढ़ देना है मुस्कुराते मुस्कुराते। नेक्स्ट पेज पे ऑडिट रिपोर्ट, इंडिपेंडेंस, मेटीरियलिटी, ट्रू एंड फेयर। तो इंडिपेंडेंस पे उन्होंने थोड़ी सी बात की है, ट्रू एंड फेयर पे बात की है, मेटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पे बात की है। नीचे एक हेडिंग आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, दोषावत गवर्नेंस, ये भी हमने नहीं पढ़ा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है, यानी कि ये आपने ये पहला वाला पेज और दूसरे वाले पेज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर ऊपर तक इसको सिर्फ एक रीडिंग दे के आना है। और सबसे आखिरी पेज पे ऊपर वाला हाफ है एडवांटेजेस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। बस सिर्फ इन चीज़ों को देख के आना है, कल इन्हें देख के आएंगे। इसके ऊपर कॉन्सेप्चुअली को कन्फ्यूजन होगी तो सवाल जवाब करेंगे, फिर आगे चलेंगे। रट्टा शट्टा नहीं मारना, अगर कहीं मारना होगा तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि ये वो चीज़ है जिसको आप याद कर लें तो आपके लिए बेहतर है। जी यहाँ एक भाई कुछ कहने लगे थे। जी ऑडिट क्या है, सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रांच का होगा या सबका होगा, ये डिपेंड करता है ओनर पे। ओनर चाहे तो अपनी 2-3 ब्रांचेस का अलग से ऑडिट करवा ले, चाहे तो पूरे बिजनेस का। तो जब पूरे बिजनेस का ऑडिट होगा तो ऑडिटर भी शायद कुछ इममेटीरियल ब्रांचेस को इग्नोर भी कर देगा। तो जाहिर है उसको एक मोटी मोटी एश्योरेंस चाहिए, रीज़नेबल लेवल की एश्योरेंस चाहिए। ठीक है जी, तो कल इंशाल्लाह ताला इसमें आगे चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा।